वेलकम टू द पॉडकास्ट विद गौरव मक्कड़। आज के हमारे इस एपिसोड 2 में मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिसार की सबसे बड़ी ग्रेट पर्सनालिटी के साथ, मिस पीयूष हंस। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर, कैसे हो आप? बढ़िया मैम, आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? पहले तो आपसे ये जानना ग्रेट, रियली ग्रेट। मैम, हमारे माइंड में वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरे भी और मेरे बच्चों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है, खासकर अगर हम बात करें साइंस फैकल्टी को लेकर। और आप साइंस फैकल्टी को लगभग मोर देन 10 इयर्स, इफ आई एम राइट, मोर देन 10 इयर्स से आप लगभग उन्हें टीच कर रही हैं। तो मैं सिर्फ आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहूँगा, क्या आप अपने चाइल्डहुड से ही एक बुकिश स्टूडेंट थी या हैव यू एंजॉयड योर चाइल्डहुड? बहुत बुकिश थी, लेकिन स्ट्रेस फ्री वाला बुकिश थी। एंजॉय भी साथ में किया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ रहे हैं तो भूल के लाइफ भी जीनी है। हाँ। लाइफ को जिया है, लेकिन हाँ, पढ़ने के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट लर्निंग जो है मैं आपके थ्रू देना चाहता हूँ मेरे बच्चों को। जैसे आज वो एजुकेशन को एक स्ट्रेस मान रहे हैं, अपने ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस मान रहे हैं। क्या सच में ऐसा है कि साइंस स्ट्रीम में बहुत स्ट्रेस होता है? एक्चुअली इट्स डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल। अगर नो डाउट हमें पढ़ाई करनी है, टाइम ड्यूरेशन देनी है, लेकिन स्ट्रेस से तो हमारी क्वालिटी डिक्रीज ही हो रही है। अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो ऑल ओवर हमारा जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो कम ही होगा। स्ट्रेस है नहीं, लेकिन स्ट्रेस ले लेके हमने पूरा माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया है कि हमें मतलब वो पढ़ाई अब वो स्ट्रेसफुल सी पढ़ाई महसूस होने लग रही है। एक मैम, मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, जिस हम बात करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी ना पढ़कर हम जनरल और कॉम्पिटिटिव का डिफरेंस वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्या एनसीईआरटी पढ़े बिना वो कॉम्पिटिटिव क्लियर कर सकते हैं? ये बिल्कुल मिथ है। एक्चुअली एनसीईआरटी तो फंडामेंटल है। अगर किसी के एनसीईआरटी के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो कॉम्पिटिटिव क्या, कोई बोर्ड भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता। तो एनसीईआरटी बेस है। अगर आज के टाइम में नीट के एग्जाम की बात करूं तो अगर किसी को एनसीईआरटी के फंडामेंटल क्लियर है तो बड़े आराम से बढ़िया स्कोर ले सकता है। मतलब वो जो मिथ है वो बिल्कुल कि पहले बेसिक ही पढ़ना जरूरी है। जो 11th 12th में पढ़ रहे हैं, पहला फोकस उनका एनसीईआरटी पे ही रहना चाहिए। नेक्स्ट मैम, हम ये जानना चाहेंगे, लाइक आप नीट के बच्चों को पढ़ा रहे हो फॉर लाइक काफ़ी ईयर से पढ़ा रहे हो, तो क्या ऐसा बेसिक स्टेप्स उन्हें फॉलो करने चाहिए व्हाइल कॉम्पिटिटिंग फॉर दिस नीट एग्जाम? बिल्कुल, बेसिक फंडामेंटल तो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो फंडामेंटल क्लियर कर रहा है बच्चा, उसके बाद अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका 100% रिजल्ट आएगा। कितने आवर्स स्टडी करना आपके लिए, मतलब हम कह सकते हैं बच्चों के लिए ना? मैं हमेशा से बच्चों को एक बात बोलती हूँ कि आर्ट्स की बजाय ना क्वालिटेटिव स्टडी पे डिपेंडेंट रहो। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे 18 घंटे पढ़ रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा। और मैंने मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि सेल्फ स्टडी सिर्फ 4 घंटे ही कर रहे हैं और ऑल इंडिया 1 और 2 डिजिट रैंक लेके आ रहे हैं। मतलब मेनली आप ये कहना चाहते हो क्वालिटेटिव पढ़ो, चाहे बेशक से थोड़ा पढ़ो, आधा पढ़ लो या मतलब फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स जितना भी टाइम पढ़ रहे हो, लाइक वी हैव टू डिवोट आवरसेल्फ फुली। बिल्कुल फुली डिवोट करना पड़ेगा। यही आजकल के बच्चों में हम यही मैं देख पा रहा हूँ कि डिवोशन की कमी है। वो पढ़ भी रहे हैं लेकिन वो पढ़ नहीं भी रहे हैं, एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट मैम, मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने टीचिंग ही क्यों चूज करा? ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था। बल्कि आज के टाइम पे मुझसे बच्चे ही पूछते हैं कि मैम आप ये क्यों नहीं बने, टीचिंग लाइन में क्यों आए? तो मेरा चाइल्डहुड था, क्योंकि मेरे मदर टीचर, मेरे बड़े सिस्टर टीचर, तो इन्वायरमेंट ऐसा था। और मुझे ऐसा लगता है कि टीचर देश का फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। वो जो एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को दे रहा है, वही एजुकेशन के जरिए तो डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। इवन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कौन क्रिएट कर रहा है? टीचर ही तो क्रिएट कर रहा है। मैम, अगर बात करी जाए, आपने टीचिंग कब से स्टार्ट की? आई एम स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम 2017 और जो प्रॉपर टीचिंग है विदाउट एनी ब्रेक हुआ 2018 यू हैव स्टार्टेड योर टीचिंग। तो आप बीइंग अ फीमेल टीचर, बहुत सारे लाइक इश्यूज आते हैं क्लासरूम में जाना, बड़े बच्चों के साथ उन्हें पढ़ाना। तो हैव यू फेल्ट अफ्रेड और एट एनी स्टेज नहीं आपको लगा कि नहीं ये नहीं होगा? सबसे अच्छी बात मैं बताऊंगी मेरे वाली लाइन में, क्योंकि मैं नीट फैकल्टी रही हूँ, मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो एक चीज मैंने तो हमेशा फील करी कि वो बच्चे मुझे हमेशा ऐसे मिले, अप्रोक्सीमेट बच्चे, कि जो बहुत डेडिकेटेड थे। तो मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं कि मुझे इलॉजिकल क्वेश्चंस बच्चों ने नहीं इलॉजिकली कभी मुझे ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मेरे सामने जो बच्चे थे वो इतने ज्यादा, मुझे ये कहना पड़ता था कि रिलैक्स हो जाओ लाइफ में, अब रिलैक्स हो जाओ। लाइक वो ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, वो ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और रात को सो नहीं रहे हैं। लाइक मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका नाम लेना चाहूंगी, सुदीक्षा। नाउ शी इज इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो वो बच्ची ऐसी थी, रात को 2 बजे तक पढ़ रही है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रही है। तो उसका स्ट्रेस मुझे होता था कि ये नींद नहीं ले रही है तो इसकी हेल्थ खराब ना हो जाए। ये तो है ही मैम। अगर कहा जाए तो बच्चों से ज्यादा स्ट्रेस आज टीचर्स के ऊपर ही है। वो उनकी रिजल्ट के लिए ज्यादा काइंड ऑफ से कंसर्न्ड है, हम एक तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर बात करें
लाइक फ्रॉम, अभी मैंने आपसे जैसे पूछा ही था कि जनरल कंसीडर करें या कॉम्पिटिटिव कंसीडर करें नीट को, ये कैसे क्लियर होगा बच्चे को? देखो एक चीज है, कोई भी स्टूडेंट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मैं क्योंकि नीट फैकल्टी हूँ तो मैं नीट का एग्जाम्पल लूंगी। नीट के लिए वो फालतू में भटकने की बजाय पहले अपने फंडामेंटल एनसीईआरटी को क्लियर करे, उसके बाद प्रैक्टिस करे क्वेश्चंस की। विदाउट प्रैक्टिस कभी नंबर नहीं आएंगे। वो प्रैक्टिस करे कि उसके हमेशा पॉजिटिव नंबर आए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट बात है, वहाँ नेगेटिव मार्किंग हो रही है। लाइक +4 एक क्वेश्चन के लिए +4 मिल रहा है, वहीं उसने अगर गलत अटेम्प्ट किया तो उसको -1 मिल रहा है। तो हमें बच्चे को कहाँ से प्रोटेक्ट करना है? नेगेटिव में जाने से प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए वो प्रैक्टिस करे, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करे। फंडामेंटल के लिए वो पहले एनसीईआरटी क्लियर करे, बाद में वो एक्स्ट्रा बुक्स भी फॉलो करे, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट पहले फंडामेंटल क्लियर करे। बात करें मैम, आपने बीएससी, एमएससी, एमएड तक भी अपनी क्वालिफिकेशंस को कंटिन्यू करा है, तो मैं पूछना चाहूँगा साइंस स्ट्रीम में लगभग 3 मेन पार्ट होते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। आपने बायो ही क्यों सिलेक्ट करा? क्योंकि मैं बाय चाइल्डहुड में बहुत इंटरेस्टेड थी बायो को जानने में, ह्यूमन बॉडी को जानने में। मेरे हमेशा क्वेश्चन रहते थे पेरेंट्स से भी कि ये हार्ट कैसे काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, बॉडी का कोई मेडिसिन ले रहा तो मेडिसिन का इफेक्ट कैसे हो रहा है, पैरासीटामोल ले रहा तो बॉडी में कैसे जाके काम कर रही है। तो उसके लिए यही था कि आप हायर एजुकेशन में जाके समझ सकते हो। 11th-12th मेडिकल से करी तो समझ में आया तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैम तो एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन मेरा बीच में रहेगा, सॉरी आपको डिस्टर्ब करा मैंने। एक क्वेश्चन मेरा बीच में रहेगा, अगर हम बात करें फ्रॉम क्लास 6 to 8 में भी बेसिक साइंस का स्ट्रक्चर आ जाता है। हाँ जी सर। जो बच्चे उन्हें पढ़ रहे हैं वो सिर्फ बुकिश थिंग्स पढ़ रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिकली जो चीजें हैं वो करके नहीं दिखाई जा रही, तो क्या प्रैक्टिकल 6 to 8 में पॉसिबल नहीं है? क्या सिर्फ 11th-12th में ही होगा वो? नहीं सर, प्रैक्टिकली 6 to 8 में भी पॉसिबल है और करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल बच्चों को नहीं सिखा रहे तो रॉट लर्निंग हो जाएगी। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोलती है कि रॉट लर्निंग पे ना डिपेंडेंट रह के बच्चों को एक्सपीरियंस दिया जाए, उनको बाय विजुलाइज करके सिखाया जाए। 6 to 8 के टीचर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लाइक वो किस तरह के एक्सपेरिमेंट करा सकती है, लेकिन क्लासरूम, अगर वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी अगर मैं बात करूँ, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप अगर शेयर करना चाहें तो? मान लो हमारे 6th क्लास के सिलेबस में, 8th क्लास के सिलेबस में कोई फ्लावर का रिप्रोडक्शन भी है, तो हम क्यों ना फ्लावर ले आए। फ्लावर बहुत इजीली अवेलेबल है, जो इजीली अवेलेबल है उसके अंदर से हम उन्हें मेल फीमेल पार्ट दिखा दें। कोई बेसिक रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है तो उसके लिए तुम्हें मिरर चाहिए और लेजर लाइट चाहिए, तो जो बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज है हम उनसे एक्सपेरिमेंट करके दिखाए। फिर दिखाए ना कि अच्छा देखो इंसिडेंट रे आ रही है, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है नॉर्मल रे के साथ, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके हम उन्हें एक्सपेरिमेंट करके दिखाए, फिर उन्हें हम कहे कि हाँ देखो समझ में आया जो नहीं आया। मतलब जब तक वो चीज प्रैक्टिकल नहीं होगी तब तक वो क्लियर नहीं होगी। मैं आज भी बात बताऊं तो मैम, मैं मेरी खुद की बात बताऊं तो साइंस से मुझे बहुत डर लगता था, पता नहीं क्यों। ऐसा कहीं मैं कहूँ कि मैं उस चीज को क्लैरिफाई नहीं कर पाया मेरी टीचर को कि मैं वो जो पढ़ाना चाहती है वो बहुत अच्छा पढ़ा रही थी, नो डाउट टीचर अपने तरफ से बेस्ट देते हैं, बट वो मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। आज भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे, आप अपने क्लासरूम से में फील करते होंगे, जहाँ आपका बेस्ट देने के बावजूद भी वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो डिस्कनेक्ट का रीजन क्या है मैम? बच्चे डिस्कनेक्ट क्यों हो जाते हैं? डिस्कनेक्ट का रीजन मेरे अकॉर्डिंग ये है, इसमें दोनों का ही रीजन हो सकता है। हो सकता है कि मेन चीज बच्चा इमोशनली कनेक्ट ना हो सकता है वो सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड ना हो, जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है। अगर बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, जाओ उसको मजा नहीं आ रहा है क्लास में पढ़ने में वो चीज, तो कनेक्ट नहीं होगा, उसके दिमाग में कोई और थॉट्स चलेंगे। तो टीचर का पहला मोटिव एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अपने कंटेंट को शेयर करने से पहले सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बताना भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें, एनईपी भी यही बात कहती है कि टीचर डायरेक्टली जाके अपना कंटेंट पढ़ाना ना शुरू कर दे, वो पहले बच्चे को उसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स दे, वो रिलेट कराए कि अब फॉर एग्जांपल आज बच्चे पूछते हैं कि हमें साइन थीटा, कोस थीटा, ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं या इनका रीजन क्या है पढ़ने का। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन वन लाइन अगर आपसे जानना चाहूँ पीयूष मैम, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बायो पढ़ने का मैं क्यों पढ़ूँ बायो? व्हाई शुड आई? बिल्कुल, जैसे जब हम 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं तो काफी बार ना 10th क्लास के बच्चे बोलते हैं कि मैम मत पढ़ाओ इतना एक्स्ट्रा, मुझे ना मेडिकल नहीं लेनी। तो मैं उन्हें एक बात बोलती, बेटा तुम्हें तो और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, ताकि कल को कोई तुम्हें उल्लू ना बना दे। तुम्हें अपनी बॉडी का ज्ञान तो होना चाहिए ना, एक फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए हमारी बॉडी की, कि हमें राइट साइड पेन हो रहा है। जैसे मैंने बहुत बच्चों को देखा है राइट साइड पेन हो रहा था और बोलते मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अरे पेट तो है ही लेफ्ट साइड। मतलब उन्हें अपनी बॉडी का नॉलेज होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर, देखो हमारी खुद की बॉडी है, इन फ्यूचर हमें भगवान ना करे लेकिन कभी कहीं पेन भी हो रहा है तो हमें पहले से पता होना चाहिए ना बॉडी का कौन सा ऑर्गन होगा और सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स क्या है, हमें खुद एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज खुद के लिए होनी चाहिए। हो सकता है हम किसी और की भी हेल्प कर दे,
मैम अगर बात करें विद द हेल्प ऑफ बायो, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि हम अपनी बॉडी को डायग्नोज कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ डॉक्टर। अगर हमें पता चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मुझे लेफ्ट में किडनी का पेन है, या इट्स नॉट अ पेन ऑफ स्टमक, कि वो कुछ और भी है, या लीवर का है, तो मुझे अपनी बॉडी के जो काइंड ऑफ ऑर्गन्स हैं उनके बारे में डिटेल्ड पता होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी आई कैन गेट ऑल दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू। थैंक यू सो मच फॉर अवेयरिंग आवर ऑडियंस अबाउट इट। नाउ मैम मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन और अराइज करना चाहूँगा। वैसे मेरे साइंटिफिक टीचर्स जितने भी होते हैं उनसे लगभग सबसे यही क्वेश्चन होता है, आप काफ़ी टाइम से पढ़ा भी रहे हैं, हिसार के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़े भी हुए हैं, क्या साइंटिफिक लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं मानते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, मैं स्टार्टिंग में ना बहुत साल पहले मेरी बात बताती हूँ, जब हमारा टॉपिक चलता था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो मेरा ना बड़ा क्वेश्चन होता था, मेरी मम्मी से भी क्वेश्चन होता था कि फर्टिलाइजेशन तो इन विट्रो भी हो सकते हैं, उसमें भगवान का क्या रोल? आप ये कि बोलते भगवान बच्चे पैदा करता है, तो मेरा बहुत होता था कि इन विट्रो मतलब लैब में भी हम क्रिएट कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, तो भगवान हम हर बात में क्यों डालते हैं? बट मुझे ये बात एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ने के बाद समझ में आई। खुद एवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलती है कि हम सब में एक एनर्जी है, और वो सिर्फ हम जब कनेक्ट होएंगे, आप किसी भगवान को मान रहे हैं, आप कनेक्ट हो, तो आप उस चीज को फील कर पाओगे। एक सुप्रीम पावर है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी साइंटिफिक चीज ये नहीं कहती कि कोई सुप्रीम पावर एग्जिस्ट नहीं करती। हम सबको चलाने वाली एक सुप्रीम पावर है, द नेम्स आर डिफरेंट। बिल्कुल, और दोनों का मकसद सेम ही है, चाहे साइंस है चाहे हमारी स्पिरिचुअल पावर है, जानना, किसको जानना, हमारे नेचर, हमारे मदर नेचर को जानना। ठीक है मैम, अगर हम बात करें विद द हेल्प ऑफ बायो, हम आज देख रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज या बहुत सारे ऐसी चीजें होने के कारण हमारा एनवायरनमेंट बड़ा अफेक्ट हो रहा है, तो हम हमारे एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द स्मॉलेस्ट स्टेप? अगर मैं बात करूं, छोटा सा बच्चा भी इसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहे तो कैसे कर सकता है वो? सर थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई एनवायरनमेंट को सेव करने की बात करता है। आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमारे घर में जो वेस्ट है ना उसको सेपरेट करना स्टार्ट कर दो। अपने घर के बच्चे को सिखाना शुरू कर दो, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे बेटा मैन्योर बना लो और अपने घर के पौधों को ही दे दो। वही वो जो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, कि अच्छे काम की शुरुआत घर से ही होती है। तो सबसे पहला सेग्रीगेशन आपने बताया कि वो अपने जो भी डस्ट है या जो भी गार्बेज है उसको सेग्रीगेट करे। ये हमारी गवर्नमेंट भी बोलती आ रही है कि लाइक वो अलग अलग डस्टबिन यूज करें ताकि वो उन्हें यूजफुल बना सकें, जो हमारी चीजें हैं जो यूज हो सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग दिस थिंग्स विद यू। और आप हमारी फ्यूचर जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही है, चाहे वो नीट की है, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है, कि वो कैसे अपना माइंडसेट करे उसके लिए? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका स्ट्रेस फ्री रहना। देखो, स्ट्रेस के साथ कभी कोई तैयारी नहीं हो सकती, बिल्कुल कोई तैयारी नहीं हो सकती, उससे आपकी क्वालिटी डाउन जाएगी। स्ट्रेस फ्री रह के अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके कंसिस्टेंसी रखना कि हमें पढ़ना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी का फर्स्ट टाइम में कोई टॉप कर रहा है। बहुत सारे हमारे पास यूपीएससी के वैसे रिजल्ट होते हैं सेकंड टाइम में, इवन फोर्थ टाइम में हुआ। तो अगर आप डेडिकेटेड हो ना कि आपको ये करना है, तो कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम में आप रैंक लेके आओगे। आप एग्जांपल ले सकते हो, नेल्सन मंडेला का, पहले टाइम में तो नहीं बने थे, नहीं है ना? मैं ये बात सही कह सकता हूँ, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। बिल्कुल, इस चीज को हम समझ ले तो शायद हमारे लाइफ के आधे दुख खत्म हो जाए। मैं बच्चों को ये बात बोलता हूँ कि व्हाई यू कंसीडर दैट यू हैव फेल्ड, यू हैव लर्नड दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम यू कैन ट्राई योर बेस्ट। इफ यू पर्सन, आप ये बात बिल्कुल सच मानते होंगे कि कोई पर्सन अगर एक बार में किसी चीज को अटेम्प्ट करके क्लियर करके चल रहा है, और ऐसा ही एक और सेकंड पर्सन है जिसने 5 अटेम्प्ट के बाद वो चीज पाई है, तो कौन ज्यादा नॉलेजेबल होगा? देखो, यहाँ पे नॉलेजेबल दोनों ही है, लेकिन जो अपनी लाइफ में इस चीज को पॉजिटिव तरीके से ग्रेटिट्यूड करते चल रहा है ना, चाहे हो सकता है 5th अटेम्प्ट वाला हो, उसमें पेशेंस से, तो मैं 5th अटेम्प्ट वाले को कहूंगी, वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ, आप कोई बात नहीं 2 साल 4 साल के बाद सक्सीड हो रहे हो, लेकिन आप रिलैक्स रह के सक्सीड हो रहे हो ना, तो 4 के बजाय 10 साल ज्यादा जी लोगे। नहीं, ये तो है ही। मैं ये बात स्टार्टिंग से और एंड से, हमारी आज की कॉन्वर्सेशन का मेन मोटिव यही था कि बच्चों को अपनी एजुकेशन को स्ट्रेस फ्री ही करना है। उन्हें अपनी एजुकेशन को ऐसे कंसिडरेट नहीं करना कि वो बहुत काइंड ऑफ प्रेशराइज जी रहे हैं। और ये मेरा जो आज का सेशन है जो मैम के साथ, पीयूष हंस मैम का अगेन मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने आज हमें टाइम दिया और ये मैसेज दिया कि आप हर एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बट द थिंग इज दैट कंसिस्टेंसी, पेशेंस and gratitude. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir.